सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की टीचर सुषमा सोलंकी सुनीता ग्लोबल स्कूल से मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 14 पढ़ लिया था, जिसका नाम था खान पान की बदलती तस्वीर। पाठ में हमने पढ़ा था, पाठ के लेखक थे प्रयाग शुक्ल और ये पाठ निबंध के रूप में लिखा गया था। पाठ में बताया गया था कि पौष्टिक आहार हमारे लिए कितना जरूरी होता है और पहले लोग कैसा आहार लेते थे, आजकल लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं। पौष्टिक आहार और फास्ट फूड के बारे में बताया गया था। तो अब हम अपन बढ़ते हैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की तरफ। पाठ 14, जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर, इसका है प्रश्न नंबर 1, जिसे मैं पढ़ रही हूँ। प्रश्न है, प्रश्न 1 है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। प्रश्न 1 है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। उत्तर है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य सभी प्रदेशों के खान पान के मिश्रित रूप से है। यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि आज एक ही घर में हमें कई प्रांतों के खाने देखने के लिए मिल जाते हैं। लोगों ने उद्योग धंधों, नौकरियों व तबादलों के कारण वो अपनी पसंद के आधार पर एक दूसरे के प्रांत की खाने की चीजों को अपने भोजन पदार्थों में शामिल कर लिया है। मेरा घर कोलकाता में है, मैं बंगाली परिवार से हूँ। हमारा मुख्य भोजन चावल और मछली है, लेकिन हमारे घर में चावल और मछली के अलावा दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, सांभर, डोसा आदि और पाश्चात्य भोजन, बर्गर व नूडल्स भी पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम इन्हें बाजार से न लेकर अपने ही घर में बनाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देखकर इसकी व्याख्या करें। तो खान पान के मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य सभी देशों के खान पान के मिश्रित रूप से है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि आज एक ही घर में हमें कई प्रांतों के खाने देखने के लिए मिल जाते हैं। लोगों ने उद्योग धंधों, नौकरियों व तबादलों के कारण वो अपनी पसंद के आधार पर एक दूसरे के प्रांत की खानों की चीजों को अपने भोज्य पदार्थ में शामिल किया। मेरा घर कोलकाता में है, मैं बंगाली परिवार से हूँ। हमारा मुख्य भोजन चावल और मछली है, लेकिन हमारे घर में चावल और मछली के अलावा दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, सांभर, डोसा आदि और पाश्चात्य भोजन, बर्गर, नूडल्स भी पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम इन्हें बाजार से न लेकर अपने ही घर में बनाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? उत्तर है, खान पान में बदलाव से निम्न फायदे। क्या फायदे खान पान में बदलाव से वो बताए गए हैं यहाँ पे। विभिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिलता है। इससे किससे? खान पान में बदलाव से के अलग अलग संस्कृति में दूसरी जाति के लोगों में अलग अलग प्रांतों के लोग अलग अलग खाना खाते हैं, तो उनको समझने का हमें मौका मिलता है। सेकंड, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। इससे राष्ट्रीय एकता भी बढ़ती है। थर्ड, अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ खाने में मिलने के कारण खाने में रुचि बने रहती है। अलग अलग तरह का भोजन मिलेगा तो खाने में रुचि भी बनी रहेगी अपनी। फोर्थ, नंबर 4, देश विदेश के व्यंजनों, खान पान के बारे में पता चलता है। हमें ये भी पता चलता है कि देश विदेश में बाहर कौन सा खाना कहाँ प्रचलित है। नंबर 5, गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध होती है। गृहिणियों को अलग अलग व्यंजनों की विधियां भी मिल जाती है इससे।
नंबर 6, स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर सकते हैं। नंबर 7, इससे समय की बचत भी होती है। तो खान पान में बदलाव के ये सारे फायदे हैं। फिर आगे पूछा गया था प्रश्न, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? तो लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? तो उत्तर इसका भी प्रश्न में ये भी पूछा गया था, खान पान में बदलाव आने से होने वाले फायदों के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है क्योंकि उसका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं। नुकसान क्या क्या हो रहे हैं? जो निम्न रूप से है। पहला नुकसान क्या क्या है वो बताए गए यहाँ पे। स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं। स्थानीय व्यंजन जगह के अनुसार अलग अलग जगहों के फेमस वहां के व्यंजन बनाए जाते हैं, उनका चलन कम हो गया। आजकल की पीढ़ी उनके बारे में जानती भी नहीं है अब। सेकंड, नंबर 2, खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। पौष्टिक आहार वाले लोग खाना कम खाने लग गए अब। थर्ड, नंबर 3, कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है, पौष्टिक तत्वों का अभाव होता है। कुछ व्यंजन स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे लिए उचित नहीं है। उन व्यंजनों में क्या है? पौष्टिक तत्वों का अभाव है, यानी उसमें पौष्टिक तत्व कम है जो हमारे लिए कम फायदेमंद है। अगला प्रश्न नंबर 3, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? प्रश्न 3, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? उत्तर, खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि वे व्यंजन जो स्थानीय पसंद यानी जगह के अनुसार जहाँ ज्यादा पसंद किए जाते हैं, वे व्यंजन जो स्थानीय पसंद है उपलब्ध स्थानों के आधार पर बनते हैं। यानी वे व्यंजन जो जगह के अनुसार वहां के लोग पसंद करते हैं और वहां पे जो साधन उपलब्ध होते हैं लोगों को प्राप्त साधनों के अनुसार उनके आधार पर बनाए जाते हैं वे व्यंजन, स्थानीय व्यंजन। जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरे के पेठे, नमकीन, तो कहीं किसी प्रदेश की जलेबियां, पूड़ी और कचौरी आदि स्थानीय व्यंजनों का अत्यधिक चलन था और अपना अलग महत्व भी था। खान पान की मिश्रित संस्कृति के आने के कारण अब लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प मिल गए हैं कि अब स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उत्तर क्या है? प्रश्न था, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? उत्तर है, खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि वे व्यंजन जो स्थानीय पसंद एवं उपलब्ध साधनों के आधार पर बनते थे, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े व आगरे के पेठे, नमकीन, तो कहीं किसी प्रदेश की जलेबियां, पूड़ी, कचौड़ी आदि स्थानीय व्यंजनों का अत्यधिक चलन था और अपना अलग ही महत्व भी था। खान पान की मिश्रित संस्कृति के आने के कारण अब लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प मिल गए हैं कि अब स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। प्रश्न नंबर 4, घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीजें पकती है और क्या चीजें बनी बनाई बाजार से आती है। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीजें आपके माँ पिताजी के बचपन में घर में बनती थी? प्रश्न क्या है? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा रही हूं मैं। घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीजें पकती है और क्या चीजें बनी बनाई बाजार से आती है। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीजें आपके माता पिताजी के बचपन में घर में बनती थी? घर में क्या चीजें पकती है, बनाई जाती है, क्या बाजार से बनी बनाई आती है, और इनमें से बाजार से आने वाली चीजें आपके माता पिताजी के बचपन में घर में बनती थी, कौन कौन सी थी वो पता नहीं है। तो उत्तर देखते हैं अपन। घर में बनने वाली चीजें, बाजार से आने वाली चीजें, फिर माता पिता के घर
बचपन में बनने वाली चीजें क्या क्या है देखते हैं अपन। घर में बनने वाली चीजों में क्या है? भात, भात, दाल, सब्जियां, पूरी, रोटी, पराठे सब। बाजार से आने वाली चीजों में क्या है? समोसा। और माता पिता के बचपन में घर में ही समोसे बन जाते थे। घर में बनने वाली चीजें दाल, बाजार से आने वाली चीजें क्या? कचौरी। और कचौड़ी पहले घर में ही बन जाती थी। फिर है घर में बनने वाली चीजों में सब्जियां। बाजार से आने वाली क्या है? जलेबियां। और जलेबियां माता पिता के टाइम बचपन में, उनके बचपन में घर में ही बनाते थे। घर में बनने वाली चीजों में पूरी, रोटी, पराठे। बाजार से आने वाली चीजें क्या है? नूडल्स। माता पिता के घर बचपन में बनने वाली चीजों में मीठे व्यंजन का हलवा, बर्फी, पेड़े। ये सब घर में ही बनते थे पहले। अगला प्रश्न, या खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। इनका वर्गीकरण कीजिए। जैसे उबालना, तलना, भुनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। क्या है? यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए। खाना कौन सा है वो बताना है, ये कैसे पकाया जाता है और इसका स्वाद कैसा है ये बताना है। तो भोजन में क्या क्या दिया गया है, उसे कैसे पकाया जाता है और इसका स्वाद कैसा है वो अपने को बताना है। अब भोजन में जैसे दाल है, दाल को कैसे पकाया जाता है? उबाल कर। स्वाद इसका कैसा है? नमकीन। भोजन में जैसे भात, इसको उबाला जाता है, स्वाद इसका कैसा है? मीठा। जैसे रोटी, भोजन में क्या ले लिया? रोटी। रोटी को क्या कैसे पकाया जाता है? सेक कर, सेकना। स्वाद कैसा होता है इसका? मीठा। रोटी में भी मिठास होती है। जैसे भोजन में पापड़, इसको सेका जाता है, इसका स्वाद होता है नमकीन। जैसे आलू, आलू को उबाला जाता है, इसका स्वाद होता है मीठा। बैंगन, बैंगन को भुना जाता है, इसका स्वाद होता है कसेला। अगला प्रश्न, खान पान शब्द खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। खान और पान। जिन शब्दों के योग में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब द्वंद्व समास के उदाहरण दिए गए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। द्वंद्व समास के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सीना पिरोना, भला बुरा, चलना फिरना, लंबा चौड़ा, कहा सुनी, घास फूस। ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इनका वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग करके अर्थ समझाना है। वाक्य में प्रयोग देखिए। पहला शब्द है सीना पिरोना। शब्द सीना पिरोना। वाक्य प्रयोग है, आज सीना पिरोना सभी को आना चाहिए। दूसरा शब्द है भला बुरा। वाक्य है, तुमने कमल को कल बहुत भला बुरा कह दिया। शब्द क्या है? भला बुरा। इसका वाक्य प्रयोग क्या है? तुमने कमल को कल बहुत भला बुरा कह दिया। नंबर 3 शब्द है चलना फिरना। वाक्य प्रयोग है, वृद्ध होने के कारण यानी बूढ़े होने के कारण नानाजी का चलना फिरना कम हो गया है। बुढ़ापा आ गया उनको तो उनका चलना फिरना कम हो गया। अगला शब्द है लंबा चौड़ा। वाक्य प्रयोग है, इतना लंबा चौड़ा बिजली का बिल देखकर मैं हैरान रह गई। फिर अगला शब्द है कहा सुनी। वाक्य प्रयोग है, घर में रोज रोज की कहा सुनी अच्छी बात नहीं है। अगला शब्द है घास फूस। वाक्य प्रयोग है, गांव के घरों की छत घास फूस की होती है।
गांव के घरों की छत घास फूस की होती है। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर समाप्त इस चैप्टर के। अब आपको क्या क्या करना है नोटबुक में बता रही हूँ मैं एक बार फिर से ध्यान देना। नोटबुक में चैप्टर का नाम, चैप्टर संख्या अच्छी अच्छी राइटिंग में प्रश्न 1 करना है नोटबुक में, प्रश्न 2 भी, प्रश्न 3 ये भी करना है। प्रश्न 1 2 3 तो करना ही है, फिर प्रश्न संख्या 6 ये भी आपको नोटबुक में करना है। प्रश्न 1 2 3 और प्रश्न संख्या 6। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।